हाय स्टूडेंट्स, चलते हैं हम लोग मैग्नेटाइजेशन बाय डोमेन रोटेशन और डोमेन अलाइनमेंट। इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, ये नेचुरल मैग्नेट्स नेचुरली क्या कर सकते हैं उसको बहुत ही नेचुरल नहीं कह सकते, एक ऐसा मैग्नेट कह सकते हैं जिसमें मैग्नेट बनने की टेंडेंसी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जिसकी इच्छा, जिसकी चाहत बहुत ज़्यादा क्या होती है, एक मैग्नेट सबस्टेंस बनने की होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस बोलते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन जो इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था, वॉल डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है, डोमेन वॉल डिस्प्लेसमेंट से भी क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन होती है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन कब होती है वो देखिए, वो तो मैंने बता दिया था कि वीक मैग्नेटिक फील्ड में उस तरह का वॉल डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, जब मैग्नेटाइजेशन हो रहा है डोमेन रोटेशन से हो रहा है, डोमेन रोटेशन या नहीं तो डोमेन अलाइनमेंट कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, इसे क्या कह सकते हैं, डोमेन रोटेशन या नहीं तो डोमेन अलाइनमेंट इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगी तो ही क्या होगा, वो सबस्टेंस बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा, बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा। मतलब ऐसा समझो, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस के बारे में इससे पहले मैंने बता दिया था कि कम भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड है तो भी वो क्या करता है, बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज कर देता है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्गर हो गया, तो उस केस में डोमेन रोटेशन से या डोमेन अलाइनमेंट से मैग्नेटाइज होती है वो सबस्टेंस। क्या होती है उस केस में, जो मैग्नेटाइजेशन हो रही है डोमेन रोटेशन या नहीं तो डोमेन अलाइनमेंट से होती है, क्योंकि फील्ड यहाँ पर क्या है, फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्गर है। स्ट्रॉन्गर फील्ड में ये वॉल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, एकदम रोटेशन हो रहा है, ऐसा है फिर ऐसा है फिर ऐसा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है। या नहीं तो डोमेन अलाइनमेंट एक पार्टिकुलर लाइन तरफ अलाइनमेंट हो जाती है और वो अलाइन हो जाता है। ठीक है, तो मैंने जो एक्सप्लेन किया वो क्या था, मैग्नेटाइजेशन बाय डोमेन रोटेशन इन स्ट्रॉन्गर फील्ड, इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डोमेन रोटेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्यूरीज बेस लॉ को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इस टॉपिक में जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, ये करंट वीडियो हमारा चल रहा है, ये क्यूरी बेस लॉ पे भी बेस्ड है। ठीक है, इस क्यूरी बेस लॉ को भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये क्यूरी बेस लॉ क्या है उसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेटाइजेशन ऑफ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और सिंपली मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस। ठीक है, उस टॉपिक को भी थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, जानेंगे, छेड़े हैं इस टॉपिक को तो समझना जरूरी है। ठीक है, ये टॉपिक क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और सिंपली मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस। ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस जो मैग्नेटाइज होते हैं ना, ये जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस मैग्नेटाइज हो रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड, इस तरह के फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस जो मैग्नेटाइज होते हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और सिंपली मैग्नेटाइजेशन। सिंपली मैग्नेटाइजेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। देखिए क्या है कहानी, यहाँ देखिए, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इसके ऊपर मैग्नेटाइजिंग फील्ड डायरेक्टली डिपेंड करता है, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहलाती है। ठीक है, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, दोनों का ग्राफ हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और टेम्परेचर वर्सेस ग्राफ भी हमने ड्रॉ किया है। दोनों ग्राफ आपको क्या बताता है, दोनों ग्राफ ये बता रहा है, क्लियर कट बता रहा है, आप देख रहे हैं इस ग्राफ से, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन चीज है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड चीज है कि जो जैसे हम पहले देखिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन 0, मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो कुछ भी है, यहाँ देखिए ये क्या है, जैसे जैसे इसको हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये क्या है, धीरे धीरे ये भी बढ़ रहा है, लेकिन उतना नहीं बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पे आने के बाद ये तेजी से बढ़ रहा है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यहाँ पर तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यहाँ पर तेजी से बढ़ रहा है, बढ़ते 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 एक मैक्सिमम वैल्यू तक आती है। मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग सैचुरेशन लिमिट बोलते हैं। सैचुरेशन लिमिट एक ऐसी वैल्यू है, सैचुरेशन लिमिट एक ऐसी वैल्यू है मैग्नेटिक इंटेंसिटी की, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की, जिसको हम आईएस बोल सकते हैं। आईएस मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन
और एच मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन लिमिट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, सैचुरेशन लिमिट। ये क्या है, सैचुरेशन लिमिट है ये, ठीक है। ये सैचुरेशन लिमिट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। इस वैल्यू के बाद अगर हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी को और बढ़ाते हैं तो वैल्यू बढ़ता नहीं है, वैसा का वैसा ही रहता है, कांस्टेंट रहती है, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं बढ़ने वाला। ये है सैचुरेशन लिमिट किसका भाई, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू इसकी मैक्सिमम है। ये देख लीजिए, इसकी वैल्यू मैक्सिमम नहीं है, इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो और बढ़ता जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात करते हैं, इसकी वैल्यू और बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एक मैक्सिमम वैल्यू देती है जिसको हम सैचुरेशन लिमिट कहते हैं। इसके बाद और इसकी वैल्यू नहीं बढ़ सकती, ठीक है। इसके बाद इसकी वैल्यू क्या होती है, नहीं बढ़ती है, डिफरेंट लिमिट के आने के बाद इसको सैचुरेशन लिमिट कहते हैं। इसके बाद इसकी वैल्यू नहीं बढ़ती है, कांस्टेंट रहती है। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू सैचुरेशन लिमिट, IS कहलाती है, ठीक है। तो यहां देखिए I की वैल्यू जो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव किन किन सबस्टांसेस के लिए है, तो जो भी सबस्टांसेस फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है, या पैरामैग्नेटिक है, उनके लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पॉजिटिव होती है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, पॉजिटिव होती है। किसके लिए, पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस के लिए एंड फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस के लिए, ओके। इसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा लार्ज होती है भाई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू भी लार्ज होती है। लार्ज किसके लिए, लार्ज, वेरी लार्ज मतलब किसके लिए, ये जो वेरी लार्ज वैल्यू हमने किसके लिए लिखा है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस के लिए लिखा है। किसके लिए लिखा है, ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस के लिए वेरी लार्ज वैल्यू है, ठीक है। तो I वर्सेस H कैसा ग्राफ दे रहा है, ये क्या स्ट्रेट लाइन है, नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं, कॉम्प्लेक्स वे में जा रहा है। पहले ये धीरे 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 इसको हम बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उतना नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अचानक ये तेजी से बढ़ रहा है, फिर एक सैचुरेशन लिमिट तक आ जाती है। ग्राफ यही बता रहा है, I वर्सेस H का ग्राफ हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये ग्राफ हमारा I वर्सेस H का है। आगे चलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड टेम्परेचर का ग्राफ। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड टेम्परेचर का ग्राफ जो हम ड्रॉ किए हुए हैं, इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये भी बता रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस। जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस हैं उसके टेम्परेचर पे ही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिपेंड करता है। देखिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जब मैक्सिमम वैल्यू थी, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ना, जब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम वैल्यू है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है भाई, टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी क्या हो रहा है, घटते हुए जा रहा है। और कुछ इस तरह से ग्राफ दिखा रहा है। ये ग्राफ आप देख रहे हो, ये देखने से क्या लग रहा है, पैराबोलिक ग्राफ है। पैराबोला का एक हाफ ग्राफ दिख रहा है, पूरा फुल ग्राफ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर पैराबोला का हाफ ग्राफ दिख रहा है आपको, क्लियर कट आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की ये सैचुरेशन लिमिट वैल्यू है, ये क्या है, सैचुरेशन लिमिट वैल्यू है, सैचुरेशन लिमिट है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। I की इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की मैक्सिमम वैल्यू है। धीरे धीरे घटते क्या होता है, 0 पर पहुंच जाती है। 0 पे जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यहाँ पे देखिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन 0 हो रही है, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रहा है, वो देखिए जैसे टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी घटते हुए जा रहा है। क्लियर कट बात दिख रही है कि टेम्परेचर जो है फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस का एक दुश्मन की तरह है। टेम्परेचर जो है, हाई टेम्परेचर एक दुश्मन की तरह, टेम्परेचर को नहीं, हाई टेम्परेचर की बात करें या इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर कह सकते हैं। अगर हमने फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस को ज्यादा टेम्परेचर दिया, अगर हमने उसके टेम्परेचर को बढ़ाया तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ड्रास्टिकली घटते हुए जा रही है, तेजी से घटेगी। इस बात को आप लोग समझिए, है ना। तो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस का जो दुश्मन है वो क्या है, हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। लो टेम्परेचर ठीक है, लो टेम्परेचर पे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंटैक्ट रहती है, ठीक है। जो भी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उनकी क्या इंटैक्ट रहती है, प्रिजर्व रहती है। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसका धीरे धीरे लॉस करते करते पैरामैग्नेटिक सबस्टांस पे पहुंच जाती है, ठीक है। चलिए ये बात ही समझ में आई।
मैंने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बारे में बताया कि पॉजिटिव होती है, लार्ज होती है, किसके लिए होती है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए हो रही है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए होती है, ठीक है। आईएस की बात करते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात करते हैं, या सैचुरेशन लिमिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात करते हैं, हम आईएस कहते हैं। ये डिपेंड किस पे करता है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? ये आईएस की वैल्यू मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है कुछ आप इस तरह से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे वैल्यू इसकी क्या हो रही है, घटते हुए जा रही है। ग्राफ क्लियर कट बहुत कुछ बता रहा है, लेकिन याद रखिएगा आईएस जो है वो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे अब क्यूरी-वेस लॉ। क्यूरी-वेस लॉ, देखिए क्यूरीज लॉ जो है ना, क्यूरीज लॉ जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए भी डिफाइंड है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए भी डिफाइंड है, लेकिन क्यूरीज लॉ को हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए नहीं बताया, क्योंकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर से। फॉर द डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के ऊपर में भी पढ़ा था क्यूरीज लॉ, ठीक है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता है, क्यूरी प्लस वेस लॉ आ जाना है। तो क्यूरीज लॉ भी कह सकते हैं आपको, या तो क्यूरीज वेस लॉ कह, सिर्फ वेस लॉ नहीं कह सकते, ठीक है। क्यूरी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इसमें। तो क्यूरी वेस लॉ हम उसको समझते हैं क्योंकि इनका भी कुछ ना कुछ योगदान है, इनका भी इसमें योगदान रहा है, इसलिए इनके नाम पे पड़ा है क्यूरीज वेस लॉ। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय क्यूरीज वेस लॉ? क्यूरी वेस लॉ का मतलब आप क्या समझते हैं? ये क्यूरीज वेस लॉ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में बताता है। जो भी क्यूरीज का लॉ आप पढ़ते हो ना, चाहे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ रहे हो या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ रहे हो, ये एक्चुअली मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में बता रहा है। It tells us about the magnetic susceptibility, not about the other things. ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में बताता है, लेकिन ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता उसके बारे में भी ये बता रहा है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अभी ध्यान से क्यूरी वेस लॉ। क्यूरी वेस लॉ क्या कहती है वो हम लोग समझेंगे। ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में कह रहा है कि क्या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है भाई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसके बाद मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ना, रिलेटिव परमिएबिलिटी या मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, सब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। चलिए क्या कहता है ये क्यूरीज वेस लॉ। क्यूरी वेस लॉ क्या कहता है वो देखिए। एक्चुअली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है ना, पहले बेसिक चीजें समझिए। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो लार्ज होती है, कितना है, 1000 और 1 लाख के बीच में है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज वेरी लार्ज, 1000 and 1 लाख, इसी के बीच में इसकी वैल्यू लाई कर रही है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसको बोलते हैं एंड वेराइज विथ टेम्परेचर इन कॉम्प्लेक्स वे। ये जो है टेम्परेचर के साथ वेरी तो कर रहा है, लेकिन सिंपल वे में नहीं कर रहा है, कॉम्प्लेक्स वे में कर रहा है। जो कॉम्प्लिकेटेड है समझना, इतना आसान नहीं समझना। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, पैराबोला ड्रॉ कर दिया, हाइपरबोला ड्रॉ कर दिया, ऐसा सिंपल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वेरी बहुत लार्ज है और 1000 और 1 लाख के बीच में, 1000 और 1 लाख के बीच में इसकी वैल्यू, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू लाई कर रही है। और कैसे वेरी करती है, तो टेम्परेचर से वेरी कर रही है, टेम्परेचर से वेरी कर रही है और कॉम्प्लेक्स वे में वेरी कर रही है। कैसे वेरी कर रही है, कॉम्प्लेक्स वे में। तो क्यूरी वेस लॉ ने क्या कहता है, क्यूरीज वेस लॉ क्या कहती है उसको हम लोग समझते हैं। ये क्यूरीज वेस लॉ कहती है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये क्यूरी वेस लॉ क्लियर कट बता रहा है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। Tc इज इक्वल टू क्यूरी टेम्परेचर एंड डिपेंड्स ऑन मटेरियल्स नेचर। Tc जो है क्यूरी का टेम्परेचर है। Tc क्या है, यहाँ पे Tc की बात हम लोग करते हैं, वो क्या है, क्यूरी टेम्परेचर है एंड डिपेंड्स ऑन मटेरियल्स नेचर।
जो मटेरियल है मैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके नेचर पे भी टीसी की वैल्यू लाई कर रही है। इस बात को आप लोग समझिए, ठीक है। टीसी जो है, टीसी आप इसको क्यूरी टेम्परेचर भी कह सकते हो या क्यूरी पॉइंट भी कह सकते हो, ठीक है। ये क्या है, क्यूरी टेम्परेचर है और क्यूरी पॉइंट भी है। आयरन का कितना है भाई, तो 1043 केल्विन है या 770 डिग्री सेल्सियस है। 1043 केल्विन है या 770 डिग्री सेल्सियस है। और क्यूरी पॉइंट के बाद, क्यूरी पॉइंट के एबव, क्यूरी पॉइंट के ऊपर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक हो जाती है। इससे पहले भी मैंने आपको बार बार एक्सप्लेन करके बताया है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का दुश्मन होता है हाई टेम्परेचर। अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट करेंगे, अगर उसमें ज्यादा गर्मी देंगे, ज्यादा टेम्परेचर हाई करेंगे, तो वो क्या करेगा, अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज करेगा। अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज करने के बाद वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है। ये भी इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये मैंने क्यूरीज बेस लॉ बताया और इसको डिटेल में बताएंगे, लेकिन आप इस चीज को समझ लेना कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। इनवर्सली इसके ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी होगी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट हमने क्या रखा, तो कोई भी कांस्टेंट हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हमने डिफाइन किया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए, वो क्या है, वो क्या है, वो सैचुरेशन से पहले की कहानी हम पढ़ रहे हैं, फार अवे फ्रॉम सैचुरेशन की बात कर रहे हैं। हियर T इज ग्रेटर देन Tc। हियर T इज ग्रेटर देन Tc का मतलब क्या होता है समझिए। यहां पर T जो है वो Tc से ग्रेटर होगा तभी तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। किसके लिए भाई, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, मतलब ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है और ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है। तो इन दोनों का रेशियो जो है वो क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया क्यूरीज बेस लॉ, और भी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।